क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्लियर है? एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो मुझे बताओ, ये जो मेरी मेन स्केल है वहां पे एक डिवीजन क्या होगा? ये है ना छोटा डिवीजन, कितना आएगी ये? कितने का है डिवीजन ये? मेन स्केल पे एक डिवीजन कितने का है? 20। बेटा व्हाट इज 20? मिनट। 20 मिनट करेक्ट है। तो एस की वैल्यू होगी मेरी 20 मिनट। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितने काउंट करो? यहां से ये जीरो वाला है, स्टार्ट यहां से करो। 1 2 3 4 5 सो ऑन। कैसे करोगे? 20 कितने हो गए? 20 हो गए, 0 से 20। और एक में कितना है? 3 डिवीजन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 20 इंटू 3, शॉर्ट में 60 है टोटल। वैसे देख पा रहे हो? क्योंकि वर्नियर बिल्डिंग कहां से कहां तक है? 0 से 20 मिनट है, और एक मिनट कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन कर रखे हैं। तो ये कितना हो गया? 20 मिनट डिवाइड बाई 60। क्लियर है? अब 20 मिनट को क्या लिख सकते हो? 20 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हो आप लोग, डिवाइड बाई 60। 60 कैंसिल आउट, कितना बचा बेटा? 20 सेकंड। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे और कहीं भी पूछे कि थोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या है, तो बेटा क्या रिप्लाई करोगे वहां पे? ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी, बाकी जगह, कि थोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या है। अगर आपसे पूछे कैसे आया 20 सेकंड, तो रिप्लाई कर सकते हो आप। चलो मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ इसके अंदर ही, लिस्ट काउंट का। क्लियर है सभी को? तो मान लो कि ये आपकी वर्नियर स्केल थी, वर्नियर स्केल और मेन स्केल है। तो मान लो कि मेन स्केल मैंने कोई चेंज नहीं किया, मेन स्केल जैसा वैसे दे रखा है कि डिग्री मिनट में रीडिंग है, और 3 सब डिवीजन कर रखे मिनट के। क्लियर है? डिग्री के, सॉरी। और वैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ मिनट और सेकंड में रीडिंग है, और मिनट के मैंने फर्दर 4 सब डिवीजन कर रखे हैं। मीन्स क्या है? यहां से यहाँ पहुंचने में 4 सब डिवीजन कर दिए मैंने, एक लाइन और मान लो ऐसे ही। समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ इस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा? इस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा? 15 सेकंड, 15 सेकंड। क्लियर है सभी को? 15 सेकंड कैसे आया? और मैं बोलूं कि आसान भाषा में लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? कि मिनिमम मेजरेबल वैल्यू। तो सबसे छोटी यूनिट मेजर कर सकते हैं, क्या होगा बेटा? देख पा रहे हो यहाँ पे आप कौन सी डिग्री ले सकते हो? मिनिमम ये मेजर कर सकते हो। मान लो कि जो आपका मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का जो इंडेक्स है 0 भी यहाँ पे 0 पे शो कर रहा है, एग्जाम्पल ना, यहाँ पे शो कर रहा है 0 के जस्ट बाद में। तो कौन सा देखो कि मेन स्केल रीडिंग क्या है? 0 मिनट, 0 डिग्री, 0 मिनट है। वर्नियर पे मिनिमम रीडिंग क्या पॉसिबल है? वर्नियर पे मिनिमम रीडिंग क्या पॉसिबल है? 0 मिनट 20 सेकंड। मीन्स क्या है? इससे नीचे तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। मीन्स क्या है? 20 सेकंड। ये आपकी मिनिमम मेजरेबल वैल्यू है, किसी भी यूनिट मेजर करना है। तो आसान भाषा में लिस्ट काउंट का वैसे भी बोल सकते हो। और हमने परफेक्ट देख लिया फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का, कैसे हमें कैलकुलेट करना लिस्ट काउंट को। अगर हमें कुछ गिवन हो एग्जाम में या इंटरव्यू में, कोई पूछे हमसे कि इतने नंबर ऑफ डिवीजन है या लिस्ट काउंट कैसे है, तो लड़का 20 सेकंड क्यों है। क्लियर है? तो आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था आपको लिस्ट काउंट पहले भी। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रीवियस जो सर्विंग वन में स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा? स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm। क्लियर है? बहुत सही। और उसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि कंपास का कितना होता है लिस्ट काउंट बेटा? कंपास का लिस्ट काउंट। तो बेटा ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये क्या इंडिकेट करता है? कि आपने प्रैक्टिकल या तो अच्छे से सीखा है या प्रैक्टिकल परफॉर्म करा है। अगर यही नहीं बता पाओगे तो क्या सेंस होगा कि इसने प्रैक्टिकल करा ही नहीं, कभी प्रैक्टिकल ध्यान ही नहीं दिया इन बंदों ने। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। हम डिस्कस, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थोडोलाइट एंड देयर रिलेशनशिप। तो बेटा कौन कौन सी फंडामेंटल एक्सिस, हमने पहले डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस ऑफ थोडोलाइट कौन कौन सी है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। वर्टिकल एक्सिस, और डेफिनेशन में हम देख चुके हैं डेफिनेशन कौन कौन सी इनकी। वर्टिकल एक्सिस हो गई, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। क्लियर है? मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो नोन एज ट्रोनियन एक्सिस। करेक्ट अंकित पाल। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि ट्रोनियन एक्सिस का नाम दे दे तो आप सोचो कौन सा एक्सिस आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। क्लियर है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल है, एक्सिस ऑफ स्टैंडिंग लेवल है। तो आपको सभी बता रखे कौन कौन से एक्सिस है पहले डेफिनेशन में भी। अब इनमें रिलेशन क्या है बेटा? हम इनमें रिलेशन देख रहे हैं, और वही रिलेशन हम लोग क्या ट्राई करेंगे, जो हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट है उसके अंदर वो रिलेशन फुलफिल होना चाहिए। तो हम दोनों टॉपिक साथ रीड करेंगे, परमानेंट एडजस्टमेंट एंड रिलेशन ऑफ थोडोलाइट एक्सिस। तो थोडोलाइट में दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। अब इसका मतलब क्या है, टेम्पररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट? परमानेंट का मतलब क्या है, आप जितने भी स्टेशन चेंज करोगे, क्लियर है, लाइक एक लाइन के अंदर आप मल्टीपल जगह स्टेशन ले रहे हो, ये मान लो 4 स्टेशन है, तो आपने ए पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, तो वहां पे आपको टेम्पररी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। बी पे भी करना पड़ेगा, जब यहाँ आपने ए से बी पे गए, बी से सी पे आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, सी टू डी पे किया, तो सभी स्टेशन पे आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। परमानेंट में क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या है कि आप इनिशियली कर लोगे एक बार, या कोई काफी लॉन्ग वर्क हाई एक्यूरेसी वर्क है तो कुछ इंटरवल बात करोगे नेक्स्ट, आप परमानेंट बार बार नहीं करो, हर स्टेशन पे करने की जरूरत नहीं है इसको। तो क्लियर है डिफरेंस दोनों में क्या है? तो सबसे पहला परमानेंट एडजस्टमेंट क्या, देखो बेटा, द परमानेंट एडजस्टमेंट आर मेड टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस ऑफ थोडोलाइट एंड वंस मेड they last for a long time, they are essential for the accuracy of observations। तो दोनों टॉपिक के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल एक्सिस के अंदर रिलेशन क्या है और परमानेंट एडजस्टमेंट का टॉपिक। तो बेटा सबसे पहला क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। समझ रहे हो बेटा? जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट है, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल प्लेट कौन सा? हॉरिजॉन्टल सर्कल कह सकते हो ना आप लोग, लोअर प्लेट अपर प्लेट, समझ रहे हो? तो उनका जो एक्सिस है वो दोनों, और वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? पहला रिलेशन भी हो गया आपका, और परमानेंट एडजस्टमेंट में की बात हो गई एक। सेकंड क्या है, कोलिमेशन एडजस्टमेंट। द लाइन ऑफ कोलिमेशन शुड कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लाइड एंड शुड बी एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रोनियन एक्सिस। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मान लो, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, और ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन वाला एक्सिस है, और यू कैन से टेलीस्कोप वाला एक्सिस भी है। दोनों एक ही लाइन में होगी तो कंफर्म हो गया वो कोइंसाइड करेगी। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कोइंसाइड करेगी, मींस एक ही लाइन में होगी। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये एक्सिस राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मींस क्या है, ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए आपका हॉरिजॉन्टल या ट्रोनियन एक्सिस के साथ। आपका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा चीजें याद भी रखनी है, चीजें कि कौन कौन सी एक्सिस थी, उनका रिलेशन क्या क्या है। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, मींस क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपके। क्लियर है?
Next, adjustment of telescope level or altitude level, plate level. The axis of telescope level or the altitude level must be parallel to the line of collimation. जो आपका लेवल ट्यूब्स लगे हैं उनका जो एक्सिस होगा must be parallel to the line of collimation. Next क्या है? Vertical circle index adjustment. The vertical circle vernier must read 0 when the line of collimation is horizontal. क्लियर है बेटा? अब ऐसा क्यों है? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बेटा ऐसा नहीं होगा तो आपका एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, समझ रहे हो? तो आपकी जो रीडिंग होगी उनके अंदर भी एरर होगी। तो अभी आपका टॉपिक क्लियर है? परमानेंट, एडजस्टमेंट और फंडामेंटल एक्सिस के बीच में रिलेशन क्या क्या है? तो क्विकली रिवाइज करें एक बार हम लोग कि कौन कौन सी एक्सिस थी। मैं आपसे पूछूंगा, ये वर्टिकल एक्सिस है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये आपकी मान लो प्लेट या हॉरिजॉन्टल सर्कल या प्लेट एक्सिस है। ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन और यू कैन से टेलीस्कोप एक्सिस हो गया। इसके अलावा एक मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे कि आपका मान लो आपकी जो लेवल जो लगे हैं उनकी एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में क्या रिलेशनशिप है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, राइट एंगल, करेक्ट। तो देखो इजीली एक डायग्राम में हम लोग सब रिलेशन और परमानेंट रिलेशन देख पा रहे हैं। ये एंगल 90 होगा, हो गया एक। सेकेंड में पूछ रहा हूँ कि लाइन ऑफ कोलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। फिर क्या है? लाइन ऑफ कोलिमेशन और हॉरिजॉन्टल के बीच कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री, करेक्ट है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, प्लेट और आपका वर्टिकल एक्सिस में एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए एंगल आपका, क्लियर है। फिर आपका क्या है कि लेवल एक्सिस और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो आप ये सभी के सभी एडजस्टमेंट एक डायग्राम की हेल्प से बता सकते हो। अगर आपने डायग्राम रिमेंबर कर लिया कि इनमें कौन कौन से एक्सिस थे, 90 डिग्री एंगल था, 90 डिग्री एंगल था, 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पैरेलल थी लेवल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन और ये एक्सिस दोनों पैरेलल थी। तो क्लियर है? तो एक ही डायग्राम से आप सभी बता सकते हो कौन कौन से परमानेंट एडजस्टमेंट है या उनके बीच में रिलेशनशिप क्या क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, बहुत कॉमन टॉपिक है, आपने हमने ये तो डिटेल में डिस्कस किया था लेवलिंग चैप्टर में, टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो बता दिया आपको डिफरेंस क्या दोनों के बीच में, टेम्पररी परमानेंट। और टेम्पररी में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सेटिंग अप एंड सेंटरिंग। तो पता है ना सबको सेंटरिंग क्या होता है? कि एग्जैक्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, जो हमारा स्टेशन है उसके ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप हो। सेकंड क्या है? लेवलिंग। बेटा मुझे इतना बता दो कि लेवलिंग कैसे करेंगे हम लोग? सेंटरिंग में क्या है बेटा? सेंटरिंग में आपका प्लम बॉब से कर लोगे आप लोग, क्लियर है। एक आता है ऑप्टिकल प्लूमिनेट, उससे भी कर सकते हो, हम मेनली प्लम बॉब यूज करेंगे। मुझे बताओ लेवलिंग कैसे करेंगे हम लोग? बेटा सब कुछ डिस्कस किया है लेवलिंग चैप्टर के अंदर, ऑटो लेवल की लेवलिंग डिटेल में डिस्कस किया हमने। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब से, बेटा लेवल ट्यूब तो दिखाएगा ना लेवल में है या नहीं है, उसको लेवल किससे करेंगे? लेवलिंग कैसे करना है? फुट स्क्रू 3 फुट स्क्रू पढ़ा है ना, याद आ रहा है कुछ? 3 फुट स्क्रू। तो क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बाकी वहां जाके देख लेना लेवलिंग वाले वीडियोज में जाके। 3 फुट स्क्रू होते हैं, पहले लेवल ट्यूब इनके पहले रखेंगे, इन दोनों को इधर अंदर की तरफ या दोनों को एक साथ बाहर की तरफ मूव करेंगे जब तक मेरा बबल सेंटर में ना जाए। फिर क्या करेंगे? अगर सेंटर में आ गया तो फिर परपेंडिकुलर, नेक्स्ट केस क्या होगा? इसको बबल ट्यूब को इस डायरेक्शन में रखना है। फिर क्या करना है? इस स्क्रू को रोटेट करना है केवल जब तक मेरे बबल सेंटर में ना जाए। जब दोनों केस में एक साथ सेंटर पे आ जाए तो आपका क्या हो गया? लेवलिंग हो गई बेटा। डिटेल में वहां देख लेना, वीडियो है पहले भी। लास्ट मेरा टॉपिक है टेम्परेचर का एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स। बेटा पहले मुझे बताओ पैरेलक्स क्या होता है? ये भी डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, क्विक रिप्लाई करो, पैरेलक्स क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलक्स? क्या बेटा सब भूल गए क्या पुराने वाला? पैरेलक्स क्या है? अपेरेंट मूवमेंट ऑफ इमेज, और यू कैन से इन टेक्निकल वर्ड क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, वो आपका पैरेलक्स होता है। दिक्कत क्या होगी पैरेलक्स होगा तो? पैरेलक्स से दिक्कत क्या, आप साइटिंग नहीं कर सकते, साइटिंग में दिक्कत आएगी आपकी। जो आपका ऑब्जेक्टिव आपकी इमेज बनाएगा वो क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं होगी, मींस कि अपेरेंट मूवमेंट होगी, इमेज फिक्स नहीं रहेगी पोजीशन एक, तो उसे बोलते हैं पैरेलक्स। और ये रिमूव कैसे करेंगे? दो तरीके बताए थे मैंने आपको वहां पे। जल्दी बताओ बेटा कौन कौन से दो तरीके थे पैरेलक्स को रिमूव करने के? पहला तरीका क्या है? फोकसिंग ऑफ आई पीस। सेकंड तरीका क्या है? फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मींस कि आपका जो टेलीस्कोप है यहाँ आई पीस है साइड में, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इसके राउंड स्क्रू, उसको आप रोटेट कर सकते हो फोकसिंग करने के लिए। सिमिलरली एक ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे स्क्रू होता है साइड में थोड़ी में, तो उसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव को भी फोकस कर सकते हो। कब तक करोगे? जब तक आपको जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो आपको क्रॉस हेयर का प्लेन मींस क्लियर दिखे ना, जब तक तब तक आप इसको फोकस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आई पीस स्क्रू एंड ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्क्रू से। क्लियर है सभी को? तो बेटा ये आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, एक टाइप का रिवीजन हो रहा है हमारा इसमें। नेक्स्ट हमारा, और जो हमारा ध्यान से इसको पढ़ लेना, प्रैक्टिकल यही है आपका स्टार्टिंग के ना दो प्रैक्टिकल। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, थोड़ा का यही तो सबसे बड़ा यूज है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, और भी काफी सारे यूज है, उनमें से मेजर यूज है इसके एंगल मेजरमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का सबसे पहला जनरल मेथड डिस्कस करते हैं, तो अच्छे से समझ लो इसको, प्रैक्टिकल में कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए आपकी थ्योरी की रिगार्डिंग। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, पहला जनरल मेथड। मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट थे ए बी, और थर्ड पॉइंट ओ है, मीन्स क्या है, दो लाइंस होगी मेरे पास, ए ओ लाइंस और बी ओ लाइंस। क्लियर है? द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेजर करना है मुझे, थीटा बोल दो इसको, या एंगल क्या बोल दो, ए ओ बी बोल दो, मुझे एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ थोड़ा कैसे मेजर करेंगे बेटा? तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इंस्ट्रूमेंट इस स्टेशन ओ पे सेटअप करोगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट करोगे, फिर क्या करोगे, वर्नियर को क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप इसके बाद में, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद में, टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद में, आप वर्नियर में रीडिंग देखोगे, वर्नियर ए में रीडिंग देखोगे 0 डिग्री रीडिंग होनी चाहिए वर्नियर ए के अंदर। क्लियर है? फिर क्या करोगे, अपर क्लैंप को फिक्स कर दोगे, 0 रीडिंग हो गई है के अंदर, उसके बाद अपर क्लैंप को आपने फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या है, लोअर क्लैंप को लूज करोगे, और जो आपका थोड़ा टेलीस्कोप है उसको रोटेट करोगे किस तरफ, ताकि वो एक की तरफ साइड करे। मान लो कि इनिशियली आपका इस तरफ है टेलीस्कोप का डायरेक्शन, आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, टेम्परेचर एडजस्टमेंट किया, और उसमें रीडिंग देख लिया कि 0 सेट हो गया रीडिंग, टेलीस्कोप मूव कराओगे सर्कल पे। फिर आपने अपर क्लैंप फिक्स कर दिया, लोअर क्लैंप लूज किया, और उसको आप इस तरफ ले गए कि ताकि मुझे यहाँ पे ए पे कोई इसने रेंजिंग रोड रख के होल्ड करके खड़ा है कोई बंदा, उसकी तरफ साइड करा। क्लियर है यहाँ तक? और उस टाइम क्या आप टेंजेंट स्क्रू यूज करोगे, जब क्या बिल्कुल पास में हो, एक ही तरफ साइड करते टाइम टेंजेंट स्क्रू से क्या बहुत फाइन मूवमेंट होगी, मतलब स्लो मूवमेंट होगी, यू कैन से। आफ्टर बाइसेक्टिंग accurately check the reading which must still read 0, read the vernier b। क्लियर है? तो रीडिंग 0 होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, जब आप ए को साइड कर, क्योंकि आपने अपर क्लैंप फिक्स कर रखा है,
अब जब आप ए पे बाइसेक्ट कर लिया, रीडिंग 0 0, तो इस अब क्या करोगे बेटा, आप लोअर क्लेम को फिक्स कर दोगे, लोअर क्लेम को फिक्स कर दोगे आप। ठीक है, अभी आपका क्या, अपर क्लेम भी फिक्स है, लोअर क्लेम भी फिक्स है, ए पे और रीडिंग 0 0 आपकी। अब बेटा आपको क्या करना है, लोअर क्लेम को फिक्स ही रखना है आपको, और अपर क्लेम को लूज करना है सबसे पहले। और उसके बाद क्या है, आपके टेलीस्कोप को ऐसे रोटेट करना है कि वो बी की तरफ साइड करे, इंटरसेक्ट करे बी को, जहां बी पे कोई पर्सन रेंजिंग रोड लेके खड़ा है वहां पे जाए, उसकी तरफ साइड करे बी को। क्लियर है? तो जब आप बी को साइड करें तो उस केस में आपका वर्नियर ए और वर्नियर बी पे क्या रीडिंग आई है आपकी? इसको स्मॉल ए बोल दो, कंफ्यूज ना हो कि ए और बी तो क्या मेन स्टेशन है, स्मॉल बी दो वर्नियर आपके, इन पे रीडिंग किया है ए और बी वर्नियर पे। वो रीडिंग किसको बताएगी कि ए से बी की तरफ मैं जब मूव कर रहा हूं एंगल वाइज, तो मेरा कितना रीडिंग मूव हुआ है, जीरो से। इनिशियल रीडिंग मेरी जीरो थी, अब मेरी कितनी रीडिंग है, तो वो रीडिंग किसको नॉमिनेट करेगी, एंगल ए ओ बी। क्लियर है सभी को? ये मान लो हमने फेस, इनिशियल हमारा फेस लेफ्ट था, उसके साथ में रीडिंग ली थी। इस बार क्या करेंगे हम लोग, फेस राइट के साथ यही रीडिंग लेंगे दोबारा। क्लियर है? तो हमने दो रीडिंग ले ली, फेस लेफ्ट, फेस राइट, और दोनों का जो मीन वैल्यू लेंगे, एवरेज यू कैन से, वो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी इतना है, एंगल ए ओ बी वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग ले रहे हैं। तो बेटा किसी को डाउट? तो सबसे पहले आपने ओप पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया, वर्नियर पे जीरो रीडिंग किया। उसके बाद क्या है, अब आप अपर क्लैंप फिक्स कर दोगे, लोअर क्लैंप लूज करोगे, और उसको ए की तरफ साइड करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आपने देखा जीरो रीडिंग है और एक को साइड कर रहा है, उस केस में अपर क्लैंप फिक्स था, लोअर क्लैंप भी आपने फिक्स कर दिया। क्लियर है? अब क्या करना है, अपर क्लैंप को आपको लूज करना है और ए टू बी मूव करवाना है टेलीस्कोप को। जब आप बी को परफेक्टली साइड करो, तो आपको टेंजेंट स्क्रू भी यूज करना पड़ेगा बी के पास पहुंचने के बाद, ताकि बिल्कुल फाइनली बाइसेक्ट करे उसको ना, मूवमेंट फाइन हो स्मॉल मूवमेंट के लिए। फिर वहां जाके क्या करोगे, आप लोग अपर क्लेम को भी फिक्स कर दोगे। अब आपने अपर क्लेम भी फिक्स कर दिया। क्लियर है? बी पे पहुंच के लोअर क्लेम तो था ही फिक्स आपका। देखो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या, जब स्टार्ट कर रहे हो तो लोअर क्लेम फिक्स है, अपर क्लेम आपका लूज है, कर दिया आपने, फिर स्टार्ट की रीडिंग देखना। तो पहले केस में आपका ये हुआ, जब आप ए को साइड कर रहे थे, जीरो जो रीडिंग थी, तब आपने क्या किया, लोअर क्लेम फिक्स किया, बाद में अपर क्लेम लूज किया और इसको मूव करवाया टेलीस्कोप को। जब बी पे पहुंचे तब आपने क्या किया, अपर क्लेम को भी फिक्स कर दिया। तो कुछ रीडिंग आई है आपकी वर्नियर के अंदर, मीन्स क्या, वो एंगल एओ बी एंगल है। मान लो कि हम इनिशियली सब रीडिंग हम फेस लेफ्ट के साथ ले रहे हैं हम लोग। अब बेटा क्या करना है, यहां पे पहुंचने के बाद अब दोनों फिक्स कर दिया आपने, उसके बाद क्या करना है, लोअर क्लैंप को लूज करना है, और क्या करना है, टेलीस्कोप को दोबारा ए की तरफ लेके जाना है। टेलीस्कोप को दोबारा बेटा ए की तरफ लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपर क्लैंप तो फिक्स ही रखना है, और लोअर क्लैंप इस बार लूज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? और एक की तरफ आ गए, ये बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपर क्लैंप फिक्स रख रहे हैं, लोअर क्लैंप लूज क्यों कर रहे हैं, दोबारा एक तरफ आ रहे हैं, तो कोई बता सकता है? जब B2 अगेन ए की तरफ मूव करवा रहा हूं टेलीस्कोप को, तो उस केस में मैंने अपर क्लैंप फिक्स कर लोअर क्लैंप लूज क्यों किया मैंने?
ताकि बेटा रीडिंग चेंज ना हो, जो रीडिंग मेरे बी पे थी इनिशियली वही रीडिंग रहे जो दोबारा ए पे पहुंचू मैं। समझ रहे हो? रीडिंग चेंज ना हो बेटा, जीरो रीडिंग के लिए नहीं, रीडिंग चेंज ना हो। क्लियर है? अब आप ए पे आ गए, जो रीडिंग पहले बी पे थी वही अभी रीडिंग ए पे दिखा रहा है, शो कर रहा है, इनिशियल रीडिंग चेंज नहीं हुई। अब क्या करोगे, यहां पहुंचने के बाद दोबारा आप लोअर क्लैंप फिक्स कर लोगे, अपर क्लैंप लूज कर लोगे, फिर अगेन ए टू बी मूव करवाओगे टेलीस्कोप को, तो अभी क्या होगा, रीडिंग और कुछ बढ़ जाएगी, रीडिंग आपकी बी पे जब पहुंचोगे आप। फिर क्या, बी पे पहुंच गए तो आपने अपर क्लैंप को फिक्स कर दिया, अब वापिस आपको बी टू ए जाना है विद सेम रीडिंग, तो क्या करोगे बेटा, लोअर क्लैंप को लूज कर लोगे, अगेन बी टू ए आगे ए को साइड कर रहे हो, तो मीन्स क्या, ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। ए टू बी गए, रीडिंग कुछ वेरी करी, यहाँ पे फिर आपने अपर क्लेम फिक्स कर लिया, लोअर क्लेम लूज किया, मीन्स क्या है, वापस ए को साइड किया, मीन्स क्या है, जो रीडिंग बी पे थी इनिशियली, एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे रीडिंग 0 0 है, रीडिंग सब कुछ सब 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड एग्जांपल इनिशियली, जब आपने बी को साइड किया, रीडिंग मान लो आई आपकी 12 डिग्री 30 मिनट 0 सेकंड आई। अब आपने क्या किया है, अपर क्लेम को फिक्स कर लिया, लोअर क्लेम लूज किया, दोबारा ए को साइड कर रहे हो, तो मीन्स क्या, रीडिंग क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, रीडिंग क्या है, 12 डिग्री 30 मिनट 0 सेकंड। अगेन फिर आपने लोअर क्लेम फिक्स कर लिया, अपर क्लेम लूज करके मूव करवा रहे हो, रीडिंग क्या होनी चाहिए, अगर एंगल चाहिए तो 24 डिग्री 60 मिनट मीन्स 25 डिग्री, यू कैन से डायरेक्टली 25 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आ गई। अगेन क्या करोगे आप, लोअर क्लेम को लूज करोगे, अपर क्लेम फिक्स रखोगे, फिर वापस एक ही तरफ साइड करोगे, और रीडिंग क्या रहेगी वहां पे 25 डिग्री। फिर अगेन ए टू बी मूव करोगे तो रीडिंग कितनी होनी चाहिए, ऐड कर दो इसमें 37 डिग्री 30 मिनट 0 सेकंड। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीटेशन हो रहा है, एक बार एंगल मेजर किया, अगेन अगेन। तो बेटा ये एग्जांपल मैंने समझा दिया कि रिपीटेशन मेथड में कैसे क्या हो रहा है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि आपने फेस लेफ्ट के साथ रीडिंग ली है कुछ, सिमिलरली क्या करना है बेटा, आपको फेस राइट के साथ रीडिंग लेनी है बेटा। मान लो कि आपने फेस लेफ्ट के साथ 3 रीडिंग ली, एग्जांपल ना, आपने 3 रीडिंग लिया फेस लेफ्ट के साथ में, 3 रीडिंग आपने फेस राइट के साथ लिया है, मींस रिपीटेशन। तो टोटल एंगल कितना हो गया, जब मैं फेस लेफ्ट की बात कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट किया, 0 से 12 डिग्री 30 मिनट, अगेन 25 डिग्री, अगेन 37 डिग्री, ठीक है 30 मिनट। तो क्या टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन किए थे मैंने लेफ्ट में, सिमिलरली टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन इन विद राइट फेस। बिल्कुल सही है, राइट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन से, तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा। एंगल कितना था फेस लेफ्ट में, फेस राइट में, और दोनों का एवरेज क्या होगा, मीन एंगल, मतलब जो आपकी एवरेज वैल्यू की एंगल होगी फेस लेफ्ट वाले की एंड फेस राइट की। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिपीटेशन करने की जरूरत क्या है, रिपीटेशन बेटा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो एरर है ना, एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मान लो कि आपने एंगल एओबी मेजर किया, तो आपने कुछ इसमें कुछ एरर कर दी, कोई ह्यूमन एरर, यू कैन से पर्सनल एरर हो गई कुछ ना कुछ, तो जब आप बार बार करोगे ना, तो हो सकता है कुछ केस में आपकी एरर आए, कुछ केस में एरर ना आए। अब आप इनका एवरेज ले रहे हो, और यू कैन से डिवाइड बाय रिपीटेशन कर रहे हो, तो क्या कि वो एरर डिवाइड हो जाएगी 3 के अंदर, तो एरर मिनिमाइज हो रही है, एरर को कम कर रहे हो, तो क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो आप। क्लियर है? तो ऐसे मेजर करना है एंगल एओबी विद रिपीटेशन मेथड, पहले फेस लेफ्ट के साथ करना है, सिमिलरली उतनी रीडिंग फेस राइट के साथ करना है, दोनों का जो मीन वैल्यू होगी, एवरेज होगी, वो आपका एंगल एओबी को इंडिकेट करेगी आपकी। स्लो मोशन स्क्रू, और यू कैन से टेंजेंट स्क्रू, बेटा बताते हैं इसका यूज क्या है। उससे काफी बता चुका हूँ कि फाइन मूवमेंट, फाइन मूवमेंट से बेटा मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि आपने, आप जब ए से बी की तरफ मूव करा रहे हो टेलीस्कोप को, जब आप बी के, तो जब आप टेलीस्कोप को पूरा मूव करवा रहे हो, तो उस केस में क्या है कि ये मान लो आपकी रेंजिंग रोड है,
तो इसको बिल्कुल साइड कर रहे हो, तो उस केस में क्या है कि बिल्कुल जब आप टेलीस्कोप मूव करवा रहे हो तो क्या है कि वो या तो इसके लेफ्ट में आ रही है, राइट में चली जा रही है, थोड़ा सा मूव करवाने पे कंट्रोल में नहीं है आपकी मोशन, या फाइन मूवमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या करोगे आप, अपर क्लैम को एग्जांपल फिक्स कर दिया, आप क्या करोगे, जो आपका टेंजेंट स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू, उससे मूव कराओगे, ताकि जो आपका यहाँ पे था एग्जाम्पल पहले लाइन, अभी आपकी बिल्कुल स्लोली मूव हो, यहाँ पे साइट हो, तो बिल्कुल फाइन मूवमेंट चाहिए, यू कैन से। अगर आप नॉर्मली टेलीस्कोप के ऊपर मूव करवाना चाहोगे तो उसमें केस में क्या है कि आपकी मूवमेंट लार्जर अमाउंट में होगी। जितना आपको फाइन मूवमेंट चाहिए, जब बी को साइट करो, जब बी के बिल्कुल पास में पहुंच गए आप, लाइन ऑफ साइट आपकी ओबी के अलोंग पहुंच रही है, तो उस केस में क्या आपको टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से साइट करना चाहिए, ताकि आपका बिल्कुल बाइसेक्ट करे, फाइन मूवमेंट हो उसकी। तो करेक्ट है। तो बेटा ये हमारा था रिपीटिशन मेथड है, और ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को बेटा आपको यही परफॉर्म करना है। और जो प्रैक्टिकल नोट डाउन करना है उसका वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना आपको। बेटा नेक्स्ट हमारा है रीइटरेशन मेथड हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का, और ये हमारा कौन सा है, एक्सपेरिमेंट 2 है। क्लियर है, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा रीइटरेशन। इसमें क्या करना बेटा, दिस मेथड इज अनदर प्रिसाइज एंड comparatively less tedious method of measuring the horizontal angle. It is generally preferred when several angles are to be measured at a particular station. This method consists in measuring several angles successively and finally closing the horizon at the starting point. Find the final reading of the vernier A should be same as its initial reading. बेटा दो टर्म आई यहाँ पे ना, क्लोजिंग द होराइजन, ये ध्यान रखना, सर्वे में कभी टर्म आए इसका मतलब क्या होता है, क्लोजिंग द होराइजन मींस क्या, एक पॉइंट पे आप पूरा 360 डिग्री रोटेट हो रहे हो, 360 डिग्री एंगल ना। क्लियर है, इस टर्म का मतलब क्या होगा, आगे से कोई पूछेगा नहीं कि क्लोजिंग ऑफ होराइजन मतलब क्या होता है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, जीरो जो रीडिंग था, जब आप पूरा रोटेट करके आ जाओगे यहाँ पे, तो फाइनली क्या आना चाहिए आपका, वहीं पे आना चाहिए, यू कैन से 0 डिग्री और 360 डिग्री, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, मींस आपका फाइनल रीडिंग भी वहीं आना चाहिए घूम फिर के। इसका मतलब क्या है कि इन बिटवीन कहीं एरर नहीं हुआ हमसे, जहां स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से वहीं घूम के वापस आ रहे हो आप लोग, मींस क्या है, सभी एंगल करेक्ट होंगे। अगर कुछ एरर होगी तो एरर को हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे सभी एंगल के अंदर, तो उससे क्या होगा, हमारा एरर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमें मोर, यू कैन से प्रिसाइज, हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। तो प्रोसीजर क्या है बेटा, सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ये एंगल बी ओ सी, यू कैन से बी ओ डी एंड डी ओ सी एंगल मेजर करना है। बेटा यहाँ पे थोड़ा एक करेक्शन कर लो, जो ड्राइंग में जो सी और डी, इनको करेक्ट कर लो, यहाँ सी होगा एग्जाम्पल के लिए, यहाँ डी कर दो आप, करेक्ट। अभी आपको एंगल ये मेजर करना है, एक एंगल, दूसरा एंगल ये, थर्ड एंगल ये मेजर करना है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है कि ओ पे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने हैं, और क्या वर्नियर पे 0 रीडिंग आए, उसके बाद ए को साइट करना है। अब यहाँ आके आपने लोअर क्लैंप फिक्स कर दिया, अपर क्लैंप पहले फिक्स था ही, अब आप क्या करोगे, अपर क्लैंप लूज करोगे और टेलीस्कोप को रोटेट करोगे, बी की तरफ साइट करोगे, जब बी के जस्ट पास पहुंचने वाला आपका लाइन ऑफ साइट, उस केस में क्या है, टेंजेंट स्क्रू यूज कर लोगे, ताकि परफेक्टली साइट हो बी स्टेशन। क्लियर है।
फिर क्या बोला गया आपसे? जब बी पे रीडिंग हो गई उसके बाद क्या करना है? आपने नोट कर ली कितना रीडिंग है बी के लिए, उसके बाद क्या करना है? वही अपर क्लैंप लूज है, अब क्या करना है? बी टू सी साइड करना है। फिर क्या करना है? सी टू डी साइड करना है और रीडिंग नोट कर लेनी है। सी पे कितनी रीडिंग थी, डी पे कितनी रीडिंग थी, सिमिलरली जैसे आपने बी पे रीडिंग नोट किया था वैसे ही। और फाइनली क्या करना है? कंप्लीट रोटेशन करना है। अब क्या करना है? सी टू ए की तरफ आपको रोटेट करना है इसको, टेलीस्कोप को। तो आपने क्या किया बेटा? यहाँ पे रीडिंग नोट कर ली, यहाँ पे रीडिंग नोट कर ली, यहाँ पे आपने रीडिंग नोट कर ली, और फाइनल जो रीडिंग आनी चाहिए, जो इनिशियल रीडिंग हो, वो रीडिंग आनी चाहिए लास्ट रीडिंग आपकी। मींस क्या? जब आपका पूरा सर्कल और यू कैन से क्लोजिंग ऑफ होराइजन हो जाएगा, द वर्नियर ए शुड नाउ रीड 360 डिग्री। इस केस में अभी आपने यहां तक पहुंच गए तब। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें बेटा एरर है। द एरर अकर ड्यू टू स्लिप एक्सेट्रा। If the error is small, it is equally distributed among the several angles. If large, the reading should be discarded and the new set of reading be taken. अब क्या बोल रहा है? अगर आपका यहाँ 360 परफेक्ट आता है रीडिंग लास्ट में, मीन्स क्या कोई एरर नहीं है। मान लो कि आपकी एरर बहुत कम है, लाइक 1 डिग्री, और यू 1 डिग्री भी ज्यादा वैसे बोला जाऊँ तो। मान लो कि आपकी एरर है, मान लो यू कैन से 20 सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। जब आप ए पे पहुंचे तो आपका रीडिंग जो था उसमें एरर थी 20 सेकेंड। तो अब क्या करना है? 20 सेकेंड को सभी में डिवाइड करना है, सभी एंगल में इक्वल डिवाइड कर दो आप लोग। क्लियर है? 20 सेकेंड को अगर मान लो 4 एंगल थे तो 5 सेकेंड ईच एंगल में एरर रहेगी। अब यही क्या बोल रहा, मान लो ये एरर आपकी होती 10 डिग्री के आसपास, लार्ज एरर होती ना, 10 डिग्री एरर हो रही है आपकी इसमें, तो उस केस में क्या करोगे? इस रीडिंग को डिस्कार्डेड कर दोगे और क्या करोगे? नया रीडिंग लोगे स्टार्टिंग से पूरा। मीन्स क्या? आपने ज्यादा एरर कर दी कुछ। क्लियर है सभी को? तो बेटा वो आपका था रीइटरेशन मेथड। तो बेटा सभी को क्लियर है? रिपीटिशन मेथड एंड रीइटरेशन मेथड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है रिपीटिशन मेथड एंड रीइटरेशन मेथड के अंदर? चलो हमने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट सीख लिया जनरल मेथड से, रिपीटिशन मेथड से, रीइटरेशन मेथड से। अब हम लोग बात करेंगे वर्टिकल एंगल मेजरमेंट की। तो इस केस में क्या करना है? मान लो कि कोई वर्टिकल पॉइंट है इस लाइन में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यू कैन से सिंपली ये आपका मान लो कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन पॉइंट ए है, आपको चेक करना है कि उसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एंगल मेजर करना आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे? आपने ओ स्टेशन पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, टेम्परेचर एडजस्टमेंट किया, और टेलीस्कोप जब हॉरिजॉन्टल है, जब आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है, तब वर्टिकल सर्कल में बेटा रीडिंग क्या होना चाहिए? 0 0 रीडिंग होना चाहिए वर्टिकल सर्कल में। क्लियर है? अब क्या करोगे आप? ए की तरफ साइड करोगे टेलीस्कोप को, ए की तरफ, चाहे एलिवेशन है, और बी की तरफ बोले तो चाहे डिप्रेशन हो। तो एलिवेशन अगर ए का एंगल मेजर करना है तो ऊपर की तरफ इसको साइड करोगे पॉइंट को। सिमिलरली अगर बी की तरफ साइड करना है तो डिप्रेशन में होगा। तो क्या ए वर्टिकल एंगल इज एन एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल।
it may be an angle of elevation or depression according as the object is above or below the horizontal plane. क्लियर? तो इसमें डिफरेंट 3 केस दे रखे हैं आपको, ए बी, क्लियर है, ए ऊपर और बी नीचे हो। सिमिलरली ए और बी दोनों एलिवेशन पे हो तो टोटल एंगल एल्फा हमें एंगल निकालना है, मान लो कि ये एंगल निकालना है, या यू कैन से ए का एंगल निकालना है, बी का एंगल भी निकालना है। तो डिफरेंट केसेस है बेटा वर्टिकल एंगल के। मान लो ये वाला केस हो आपका, अगर इसमें मान लो हमें एंगल निकालना हो, ए और बी एंगल निकालना है, तो टोटल एंगल एल्फा माइनस ये एंगल बीटा माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, कितना एंगल रहेगा। तो डिफरेंट केसेस है वर्टिकल एंगल के। और वर्टिकल एंगल मेजर कैसे करना है? टू मेजर द वर्टिकल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट स्टेशन ओ, सेट अप द थ्योडोलाइट एट स्टेशन ओ, और उस पर टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है और जीरो रीडिंग में सेट करनी है। उसके बाद क्या है? Bring the bubble of altitude level in the central position by using clip screw. The line of sight is thus made horizontal and vernier still read 0. क्यों? अपर क्लैंप फिक्स करके हमने। Loose the vertical circle clamp screw and direct the telescope towards the object A and sight it exactly by using the vertical circle tangent screw. Read the both vernier on the vertical circle. The mean of the two vernier readings gives the value of required angle. Change the face of the instrument and repeat the process. The mean of the two vernier readings give the second value of the required angle. The average of the two values of the angle thus obtained is the required value of the angle free from instrumental error. मान लो आपको एंगल मेजरमेंट करना था, ये जब आपका लाइन ऑफ साइट ओरिजेंटल है, वर्नियर में 0 रीडिंग है और आपका लेवल ट्यूब भी सेंटर में शो कर रहा है इस केस में। अब आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल क्लैंप लूज करना है और इसको रोटेट करवाना है। मींस क्या, लाइन ऑफ साइट जब ओ ए के अलोंग हो, तो उस केस में क्या रीडिंग आई? हमने पहले रीडिंग ले ली फेस लेफ्ट के साथ में, अगेन एक रीडिंग में ले ली फेस राइट के साथ में एंगल मेजरमेंट की। दोनों का जो मीन वैल्यू हो क्या कहलाएगा? आपका जो वर्टिकल एंगल की वैल्यू देगा। अब नेक्स्ट वाले जो 2 केस थे जिसके अंदर हमें एंगल ए एंड जो हमारे जो पॉइंट थे ए और बी, उनका बीच का एंगल फाइंड आउट करना था। साइट ए एज बिफोर एंड टेक द मीन ऑफ टू वर्नियर रीडिंग्स एट द वर्टिकल सर्कल, लेट इट बी एल्फा। अब बेटा 3 केस कौन कौन से थे कि जब मेरे दोनों ए एंड बी, पहला केस तो ये था, क्लियर है? आपने ये एंगल मेजर कर लिया, फेस लेफ्ट फेस राइट के साथ उससे एवरेज ले लिया, उससे बोल दिया अल्फा। सिमिलरली ये एंगल मेजर कर लिया, फेस लेफ्ट फेस राइट के साथ इसको बीटा बोल दिया। दोनों ऐड कर दोगे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अगर केस आपका ये बन रहा तो। एक केस कौन सा था? ये केस बन रहा है एग्जांपल आपका, ये एंगल आपका अल्फा था। अल्फा क्या है? फेस लेफ्ट फेस राइट का रीडिंग का मीन वैल्यू था। बीटा बेटा ये सिमिलरली फेस लेफ्ट फेस राइट का मीन वैल्यू था। ये आपका ए पॉइंट था, बी पॉइंट था। मैं आपसे पूछूं एंगल ये क्या होगा, ए और बी एंगल क्या होगा? यू कैन डायरेक्टली से सर एंगल ए माइनस एंगल बी इस केस में। अगर ये ऐसा हो, डिप्रेशन दोनों पॉइंट हो एंड बी, इस बार भी सेम रहेगा, एंगल एल्फा माइनस बीटा हो जाएगा बेटा आपका ये एंगल, एल्फा माइनस बीटा। तो क्लियर है? तो वर्टिकल एंगल कैसे मेजरमेंट करना है? सबसे पहले वहां पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है, आपके टेलीस्कोप को लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल रखना है, उस केस में वर्नियर पे 0 रीडिंग होना चाहिए और लेवल ट्यूब भी सेंटर में होना चाहिए। फिर अपर क्लैंप, अप वर्टिकल सर्कल क्लैंप यू कैन से, यहाँ पे लोअर अपर क्लैंप का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे की वर्टिकल सर्कल क्लैंप है, यहाँ पे एक ही है। तो वर्टिकल सर्कल क्लैंप को लूज करना है, ए को साइड करना, तो उस टाइम जो रीडिंग आए फेस लेफ्ट के साथ एंड फेस राइट के साथ, दोनों का मीन वैल्यू आपका एंगल दिखा देगा हॉरिजॉन्टल, एंड ओ ए का जो साइड है उसके बीच एंगल क्या रहेगा। सिमिलरली फेस राइट के साथ लेना है, दोनों का जो एवरेज होगा वो आपका एंगल लाइक
एंगल आपका जो ए का जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो इंडिकेट कर देगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, इसे मेजरमेंट कैसा करना है, हम देख बेटा बिल्कुल छोटे टॉपिक है दोनों, डिफ्लेक्शन एंगल एंड डायरेक्ट एंगल। हम लोग इसको आज रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपका डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल होता क्या है? A deflection angle is the angle which a survey line make with the prolongation of the preceding lines. It is designated as right or left according as it is measured to the clockwise or anti-clockwise from the prolongation of the previous line. Its value may vary from 0 to 180 degree. क्या बोलना चाह रहे बताइए? जो आपकी प्रीवियस लाइन थी, ये लाइन थी, लाया बी पे हो तो इसको प्रोलॉन्ग कर दो, एक्सटेंड कर दो, ये जो एंगल बना रहा है ये बेटा आपका डिफ्लेक्शन एंगल आपका। क्लियर है? अब राइट डिफ्लेक्शन कब लेंगे? जब क्लॉकवाइज होगा तब राइट डिफ्लेक्शन एंगल, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा मींस के इधर घूम कर रहा है, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन किस तरफ रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर राइट डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन एंगल हो गया बेटा आपका। अब एक एंगल मेजर कैसे करना पता लगे आपको, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस लाइन है उसके प्रोलोंगेशन लाइन और जो नेक्स्ट लाइन है उसके बीच का जो एंगल है वो डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। मेजर कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दोगे एंड पॉइंट पे, इसको आपने बी नाम दिया, ओके, तो स्टेशन बी पे आप लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दोगे। फिर वही आपको पता है रीडिंग 0 होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, पी को, अब आपके केस में क्या, जब आपने बी पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया, टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद क्या है आपको बैक साइड लेना है एग्जांपल। तो आपने जो 2 वर्ड सीखा था वहां पे, तो बेटा मुझे तो बता दो कि प्लंजिंग का मतलब क्या था वहां पे? एक हमने टर्म सीखा था थोड़ा लाइट के अंदर, प्लंजिंग। बेटा प्लंजिंग का मतलब क्या था, याद आ रहा है कुछ? प्लंज करना, और कुछ क्लियर होता है? रोटेशन, और कोई स्टूडेंट? प्लंजिंग का मतलब क्या था? ट्रांजिट, करेक्ट। मींस क्या है, थोडोलाइट को, जो आपका थोडोलाइट में जो आपका टेलीस्कोप है उसको ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग याद आ रहा है कुछ? एक था स्विंगिंग था, दूसरा ट्रांजिटिंग का दूसरा नाम था प्लंजिंग था। तो बस करेक्ट, इतना समझ में आ रहा था आप लोगों को। तो जब आपने बी पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर ली, फिर आप क्या करोगे, ए को साइड करोगे, यू कैन से बैक साइड करेंगे, जैसे हम लोग लेवल में करते थे लेवलिंग के अंदर। ए को बैक साइड किया मींस कि आपका ए बी लाइन के अंदर है। अब इसको क्या करोगे, टेलीस्कोप को प्लंज कर दोगे या ट्रांजिट कर दोगे, तो मींस क्या वो इस तरफ शो करेगा जो आपका लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है आपकी? जब आपने ए को साइड किया उस टाइम रीडिंग 0 0 थी, फिर आपने क्या किया बेटा, आपने ट्रांजिट कर दिया, मींस क्या टेलीस्कोप को प्लंज कर दिया आपने, रोटेट कर दिया 180 से। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, अभी भी आपका रीडिंग उतना ही 0 0 रीडिंग है और इस तरफ आप आ गए प्लंज के बाद। उसके बाद क्या है, इसको आपको नेक्स्ट पॉइंट मान लो सी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट सी है, तो जब आपने यहां से यहाँ रोटेट किया तो जो रीडिंग आई, जो रीडिंग आई इसके अंदर, किसके अंदर, हमारे वर्नियर के अंदर बेटा, तो वो रीडिंग क्या होगी, डिफ्लेक्शन एंगल को शो करेगी रीडिंग बेटा आपकी वो। तो क्लियर है? वैसे आप फेस लेफ्ट फेस राइट दोनों रीडिंग ले लोगे, उसका एवरेज ले लोगे, तो वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, दैट्स आर 1 यू कैन से, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर एक बार आपने एंगल मेजरमेंट सीख लिया ना कि हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल मेजर कैसे करते हैं, तो उसके बाद आप लोग डिफ्लेक्शन एंगल या डायरेक्ट एंगल
इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्लियर है सभी को डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, कैसे मेजर करना, या एक टर्म काम आती प्लंजिंग। This method is suitable for open traverse and is mostly employed in the survey of river, coastline, road, railway and canal. अगला जो बेटा आपका है एंगल मेजरमेंट में, वो है डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट। डायरेक्ट एंगल आर द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द preceding या previous line to the following or next line. तो बेटा डायरेक्ट एंगल क्या था आपका, डायरेक्ट एंगल आर द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन. They are also known as angle to the right or azimuth from the back line and may vary from 0 to 360 degree. देखा आपने, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, और बेटा केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके ये जो डायरेक्ट एंगल है। एग्जाम्पल्स यहाँ देख रहे हो, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका, यहाँ पे क्या रहेगा, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लियर है। मान लो कि आपको ये एंगल मेजरमेंट करना है, ये एंगल, तो आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को आपने सेटअप किया, क्यू पे, और आपने वर्नियर पे 0 रीडिंग कर लिया इनिशियली। अब आपने लोअर क्लेम को क्या बोलते हैं, लूज कर दिया, फिर आपने जो प्रीवियस स्टेशन इसको TS1 दे दो, इसकी तरफ साइड किया आपने। क्लियर है। उसके बाद क्या है, अपर क्लेम और लोअर क्लेम, यहाँ पे हम लोअर क्लेम को फिक्स कर देंगे अब, और अपर क्लेम को लूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो टेलीस्कोप का साइट है वो टुवार्ड्स, इसको बी नाम दिया, टुवार्ड्स बी लेके जाएंगे। क्लियर है। तो इस टाइम जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसको शो करेगी, हमारा एंगल शो करेगा बेटा, ये एंगल जो मैं, हमारा जो डिजायर्ड एंगल था हमारा ये। तो क्लियर है सभी को। तो ऐसे आप लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। दिस मेथड इज सिमिलर टू द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल एक्सप्लेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। However, in this method, direct angle or the angle to the right are measured. The method is generally used in open traverse